का एनालिसिस है मार्सेंस फार्मा लिमिटेड पे। हम लोग इसका डिटेल चर्चा करेंगे कि यहाँ पे क्या पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, या फिर जिन्होंने बाई कर कर रखा है उनको होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाना चाहिए। सब कुछ हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे अपने 3 पैरामीटर्स पे, जो कि है टेक्निकल पहले देखेंगे, फिर फंडामेंटल, फिर एफआईआई डीआई डेटा देखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन। हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि का कोई न्यूज़ है कि नहीं है, वो एक बार चेक करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं कोई न्यूज़ है कि नहीं। तो फैब 13 में मार्सेंस फार्मा दिसंबर क्वार्टर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 832.4 मिलियन रुपीज़ है। ये फैब 13 में बताया गया, हो सकता है यहाँ पे इसका रिजल्ट आया हो। फिर उसके बाद नवंबर 9 में कहा जा रहा है कि इंडियाज़ मार्सेंस फार्मा हिट रिकॉर्ड हाई आफ्टर Q2 प्रॉफिट जंप, और फिर यहाँ पे ठीक है, तो नवंबर 6 का है, डेटा पुराना है, तो ऐसे कोई रेलेवेंट न्यूज़ अपने को यहाँ पे नहीं दिखा है। और एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसने मार्केट को सरप्राइज़ किया है कि नहीं किया है। तो मार्केट को ठीक है, कोई सरप्राइज़ नहीं किया है, न्यूट्रल में है ये। इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट जो आया था वो 13/5/24 को आया था। ठीक है? रेवेन्यू के केस में और अर्निंग के केस में दोनों में 0-0 सरप्राइज़ भी दिखा रहा है, तो एज़ सच ये न्यूट्रल ही है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे सरप्राइज़ मार्केट को नहीं किया है। तो अपना अब पूरा फ़ोकस यहाँ पे हो जाता है टेक्निकल और फंडामेंटल में क्या हो रहा है। तो हम लोग उस पे बात करेंगे और सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे इसका टेक्निकल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम का डेटा मैंने जैसे ही खोला तो मेरा जो फ़ेवरेट पैटर्न है वो मुझे दिख गया और उस पैटर्न को इसने ब्रेक किया है और अभी ये रिटेस्ट करने को आया है। ठीक है? तो वो पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ, बट समझाने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और उन सब के साथ शेयर करिए जिसको इस वीडियो की अभी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ोन खींच लेता हूँ जहाँ से मैं आपको समझा पाऊँ कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है, ये जो लाइन यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की, ये एक हिसाब से रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। तो फिर वो कप विद हैंडल पैटर्न कैसे बना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड जो है अपवर्ड था, ऑफ कोर्स अपवर्ड था ट्रेंड। ठीक है? थोड़ा रुका, फिर ऊपर गया और यहाँ पे भी थोड़ा-सा ये यहाँ पे रुका और उसके बाद फिर वहाँ रुकने के बाद प्राइस जो है एकदम से फॉल होता है और एकदम से फॉल होने के बाद ये फॉल ही होता जाता है। थोड़ा और नीचे फॉल हुआ, फिर उसके बाद ये वहाँ से उठने की कोशिश किया और उठते-उठते ये जो है सेम लेवल पे जाता है और सेम लेवल पे जाने के बाद ये फिर से वहीं से फॉल हो जाता है और फॉल होने के बाद ये यहाँ पे फिर से उठता है, उठने के बाद ठीक है, इस प्राइस लेवल को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है और अभी कहीं न कहीं फिर से ये रिटेस्ट करने के लिए तैयार है यहाँ पे। तो यहाँ पे कप विद हैंडल कैसे बना? तो ये आपका एक हिसाब से यहाँ पे कप हो गया, ठीक है? ठीक है, ये जो एरिया था ये कप हो गया और ये जो है एरिया, ये उसका छोटा-सा हैंडल हो गया, तो इसको हम लोग कह देते हैं कप विद हैंडल पैटर्न बन गया। ध्यान रहे ये पैटर्न जब भी बनता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये जब ब्रेक होता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर ये माना जाता है कि ऑफ कोर्स ये अपने को कुछ न कुछ रिटर्न देके जाएगा। बट अभी अगर हम लोग बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये मार्सन फार्मा का शेयर कहीं न कहीं रिटेस्ट करने के लिए फिर से नीचे ही आ रहा है। तो वो नीचे कहाँ तक आ सकता है वो हम लोग बात कर लेंगे और आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आप बहुत ही इसमें स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 114 के आस-पास मुझे दिखाई दे रहा है। तो 118 के आस-पास अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो फिर ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इसका प्राइस जो है ये फॉल होते-होते इसका प्राइस जो है ये फॉल होते-होते ये इस रेंज में आ जाए, ठीक है? इस रेंज में आ जाए, लेकिन हाँ, इससे नीचे ना गिरे। 88 से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसी रेंज में घूमना चाहिए इसको, ठीक है? इसी रेंज में इधर-उधर ये घूमे और ठीक है, किसी 1 महीने में ये फिर 114 के ऊपर क्लोज़ कर जाए। अगर ऐसा हो रहा है, तो फिर वो परफेक्ट बाइंग अपॉर्च्युनिटी है और वहाँ पे बाय करने के बाद अपने को क्या करना चाहिए, वो अपने का टारगेट क्या रखना चाहिए, वो देख लेंगे और वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो भी देख लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें, तो अपना स्टॉप लॉस अ, सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस की बात कर लें, तो अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे कहीं न कहीं आपको
63 बोल रहा है। आप ठीक है, लमसम 60 मान के चलिए, ऑलमोस्ट इसका हाफ मैं बोल रहा हूँ, आप 60 मान के चलिए। 60 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम पे, और इसका जो अ टारगेट है, वो टारगेट आपको 166.5 दिख रहा है, तो 165, 66 के हिसाब से आपके यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। ये तभी करना है जब जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया वो अगर फुलफिल कर रहा है, तभी करना है, नहीं तो इसको नहीं करना है, ठीक है? ये हमने मंथली टाइम फ्रेम पे जान लिया। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या बन रहा है। सबसे पहले सारा ड्राइंग मैं यहाँ पे ठीक है इरेज़ कर देता हूँ, और फिर से एक फ्रेश यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो कहीं न कहीं अगर आप यहाँ पे देखें तो 98 रुपीज़ पे कहीं न कहीं सपोर्ट अ अ, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना, और अभी हो सकता है फिर से यहाँ पे सपोर्ट की ही यहाँ पे वो फिर से तो वेट कर रहा हो, मतलब रिट्रेस करने आ रहा है तो सपोर्ट का ही वेट कर रहा हो उस रेंज में। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो फिर यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ आता है, फिर यहाँ से गिर जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। फिर ये कुछ महीने तक ठीक है यहाँ पे घूमता है, ठीक है? ऑलमोस्ट ये कहाँ से घूम रहा है ये, फिर ये आपका 14 जून 21 से ठीक है, फिर इसने क्रॉस किया था 10th जुलाई 23 में ठीक है? 21, 22, 23 यानी कि 2 साल तक ये इसी रेंज में घूमता रहा, और उसके बाद ये क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद ये फिर से नीचे आता है और रिटेस्ट सेम प्राइस लेवल पे करता है 98 रुपीज़ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने फिर से रिटेस्ट किया है। तो रेजिस्टेंस ये था, और फिर 2 साल बाद वो फिर से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और सेम लेवल को सपोर्ट करता है, और फिर से ऊपर जाता है, तो ये सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन जा रहा है। तो अगर फिर से जो सिचुएशन मुझे बनता हुआ दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, वो यही है कि 98 रुपीज़ का लेवल है, और एक लेवल है 118 रुपीज़ का, यहाँ पे लेवल है 98 और 118, 17, 18 आप जो भी कहें, यहाँ पे उसका एक लेवल है। तो अगर ठीक है, हालाँकि बहुत ही नज़दीक है ये, और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ये ठीक है अ, प्राइस नीचे आता है, और नीचे इसी रेंज में कहीं न कहीं जिस हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा है घूमता हुआ, यहाँ पे दिख रहा है ना जिस हिसाब से, उसी हिसाब से अगर यहीं पे ये घूमता हुआ दिख रहा है, बट इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम पे 98 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और ऐसे ही घूमता रहा, और एक दिन इसने बुलिश कैंडल दे दिया, ग्रीन कैंडल दे दिया, ठीक है, 120 के आसपास क्लोज़ हो रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा-खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होने के बाद अपना हम लोग टारगेट देखेंगे। टारगेट यहाँ पे उसके बाद होना चाहिए 170 के आसपास, आपका वो वहाँ पे टारगेट होना चाहिए, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपका है, वो स्टॉप लॉस आपको कहीं न कहीं जो है इसमें आप थोड़ा-सा वो जो मंथली टाइम फ्रेम पे बताया था, वही स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लेके चलिए। 61 दिखाई दे रहा है, 60 के आसपास आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो ये हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे भी बात कर ली। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे भी देख लेते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है कि नहीं बन रही है। सबसे पहले सभी ड्राइंग टूल मैं यहाँ पे रिमूव किया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, और अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो फिर कहीं न कहीं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना था, और उस हेड एंड शोल्डर को ये क्रॉस किया है। हेड एंड शोल्डर जब भी बनता है तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हेड एंड शोल्डर यहाँ पे कहाँ बना था, और कैसे बना, ठीक है? ध्यान दीजिए, हेड एंड शोल्डर मतलब ठीक है, 2 शोल्डर होते हैं और 1 हेड होता है, ठीक है? अपना ठीक है, ये आप मान के चलिए कि अपनी ही बॉडी देख लीजिए, और वहाँ पे आपके 2 शोल्डर, 2 कंधे हैं, और 1 हेड है, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ, आप इसको एज़ इंसान की तरह मानिए, मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए, प्राइस जो है अपट्रेंड में जा रहा था, ठीक है, अपट्रेंड में गया, यहाँ पे कुछ देर रुका, फिर यहाँ रुकने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर आने के बाद सेम प्राइस लेवल पे नीचे आता है, ठीक है? ये एक शोल्डर हो गया आपका, एक कंधा हो गया, और उसके बाद फिर वहाँ से प्राइस रिवर्स करता है, और उसके ऊपर जाता है। वहाँ से रिवर्स करता है, उसके ऊपर जाता है, और यहाँ पे फिर से नीचे आता है, ठीक है? फिर से नीचे आता है, तो ये आपका हेड हो गया, ठीक है? ये आपका हेड हो गया, और उसके बाद फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मान लीजिए वहीं पे ये ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद फिर से थोड़ा ऊपर जाता है, और फिर ये नीचे आता है, तो ये आपका एक शोल्डर हो गया। तो 2 कंधे हो गए, एक सर हो गया, यानी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बन गया। जब भी ये फॉर्मेशन होता है, तो ये माना जाता है कि रिवर्सल होगा, मतलब डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में गया ही है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे ये डाउन ट्रेंड में गया ही है, और अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे जब ऐसा बन गया है, तो फिर अपने को यहाँ पे वेट करना है,
ठीक है, यहाँ पे कोई ह हड़बड़ी नहीं करनी है कि आप बाय कर लेते हैं, बहुत अच्छा प्राइस आ रहा है। प्राइस अभी और भी अच्छा आएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे प्राइस कहाँ तक इसको आना चाहिए, वो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। वैसे अगर मैं बुक की भाषा में अगर मैं बात करूँ, तो इसका जो जो भी यहाँ पे रिटर्न बना था, ठीक है? इसका जो भी आपका रिटर्न बना था, एक बार हम लोग रिटर्न यहाँ पे देख लेंगे कि कितना बना था। ये जब पैटर्न फॉर्म हुआ, तो वो पैटर्न कितना रिटर्न रिफ़ॉर्म हुआ था, एक बार देख लेंगे। तो देखिए 21% यहाँ पे दिखा रहा है। तो माना ये जाता है कि ये हो सकता है फर्दर 21% और भी यहाँ पे डिक्रीज़ हो। तो देख लेते हैं कि 21% ये कितना डिक्रीज़ होगा। तो 21% एक बार देखते हैं, तो 21% आपका कहीं न कहीं ये इस लेवल पे आ रहा है, ठीक है? 21% इस लेवल पे आ रहा है, और इस लेवल पे आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, तो ये इसी लेवल पे मैं इसको इंतज़ार करूँगा, ठीक है? होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा-सा ये हैवी हो सकता है, बट सीखना है, ठीक है? मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना है, तो ठीक है, ये सब सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इस लेवल पे इसको वेट करूँगा, 113 के आस-पास वेट करूँगा। तो 113 लेवल है, और मेरा एक और लेवल है 120। तो 130 और 120 के आस-पास ये ऐसे ही घूमना चाहिए। जिस हिसाब से यहाँ पे इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था ना, इस रेंज में, वैसे ही यहाँ पे भी इस रेंज में ट्रेड करना चाहिए, और एक दिन और किसी दिन में ये 120 के ऊपर क्लोज़ करे, और वहाँ पे क्लोज़ करने के बाद अपने को क्या चाहिए, क्लोज़ करने के बाद क्या होना चाहिए? क्लोज़ करने के बाद वहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, और ट्रेड लेने के बाद अपना टारगेट भी देख लेते हैं, और स्टॉप लॉस भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो टारगेट पहला टारगेट तो आपका 145 होना चाहिए, ये पहला टारगेट है। अगर इस टारगेट को ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, तो आपको अपना, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर जाना चाहिए, और टारगेट को भी ट्रेल करते हुए आपको कहीं न कहीं आपको यहाँ पे 170 के आस-पास यहाँ पे आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। तो अब अगर कन्फ्यूज़न हो रही है, तो 145 पे आए, तो आप वहाँ पे अपना, ठीक है, 50% एग्ज़िट कर सकते हैं, और उसके बाद 170 पे नेक्स्ट 50% को ट्रेल कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, वो देख लेंगे। तो स्टॉप लॉस आप जो है कहीं न कहीं इसमें कुछ नहीं तो कम से कम 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रख के चलना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने बात कर ली डेली टाइम फ्रेम पे भी, हम लोगों ने तीनों तीनों टाइम फ्रेम पे देखा, मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया। अभी क्या तीनों किसी भी टाइम फ्रेम पे बाइंग ऑपरेशन दिख रही है क्या? अभी नहीं दिख रही है, अभी अपने को वेट एंड वॉच करने की यहाँ पे स्थिति आ चुकी है। ठीक है? क्योंकि हालाँकि शेयर्स बहुत सारे गिर भी रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो जमकर पिटाई ही हो रही है। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, अभी वेट एंड वॉच करिए, और एनालिसिस को समझिए, ठीक है? देखिए, और उसी से आपको डिसीजन यहाँ पे लेना है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली टेक्निकल। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल, और फंडामेंटल में बात करते हैं मार्क्सन्स फार्मा की। मार्क्सन्स फार्मा का करंट प्राइस जो है वो 133 है, हाई लो इसने 179.64.3 लगाया। मार्केट कैप 6024 है, स्मॉल कैप है। 1 ईयर में रिटर्न अगर आप लोग देखें, 1 ईयर में रिटर्न नहीं, 1 ईयर में ट्रेंड अगर आप लोग देखें, तो ऑफ कोर्स ये ट्रेंड में है, लेकिन अभी थोड़ा-सा कंसोलिडेट ये हो रहा है, और नीचे की तरफ आ रहा है। 3 इयर्स में अगर हम लोग ध्यान दें, तो 3 इयर्स में अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी जो है एक पैटर्न बन चुका है, जिसको हम लोग डबल टॉप पैटर्न कहेंगे, या फिर एम पैटर्न कहेंगे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप करिए। बस इतना समझिए कि ये पैटर्न बन गया, तो थोड़ा-सा बेयरिश होने वाला है। 5 इयर्स में भी सेम वही दिख रहा है, और 10 इयर्स में भी अपने को वही दिख रहा है। चलिए नीचे आते हैं, प्रॉस की बात अगर करें, तो कंपनी जो है डेट फ्री है, और कंपनी ने अपना प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में 51.8% का सीएजीआर दिया है। कॉन्स में एक ही है कि प्रमोटर लोग यहाँ पे अपना स्टेक 3 इयर्स में घटाए हैं, जो कि 4.40% के हिसाब से। क्लियर कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें, तो फार्मास्यूटिकल है, इंडस्ट्री में भी सेम है, और 7th रैंक में आता है। क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसका क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2023 में सेल्स इसका 531 था, और दिसंबर में 586 हो गया, यानी कि इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 114 से 133 ऑफ कोर्स इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 114 से 113 अगेन 1 का डिफरेंस है, डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 84 से 83 ये भी डिक्रीज हुआ है। बट ये क्या है, क्यू बेसिस पे इसका दो जो रिजल्ट आया है वो सही है। अगर वाई बेसिस पे अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, तो सेल्स 480 है, और अभी 586 हो गया, इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 77 था दिसंबर 2022 में, और अभी 133 हो गया, ऑलमोस्ट 100% यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, डबल हो गया है। पीबीटी जो है 79 था, और अभी ये 113 हो गया, इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 62 से ये 83 ये भी
क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। पीएनएल आप देख लीजिएगा, हम लोग सीधे चलते हैं एफआईआई और डीआई डेटा में, ये क्या बता रहा है वो एक बार समझ लेते हैं। तो प्रोमोटर्स जो है सितंबर 2023 में 43.85 था और अभी भी 43.85 ही है, सेम है, कोई डिक्रीज़ नहीं है, कोई इंक्रीज़ नहीं है। एफआईआई की अगर हम लोग बात करें तो ये 15.07 से 07 से ये कितना हो गया है, ये 15.55 हो गई, यानी एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। डीआई 4.02 से 4.76 ये इसने भी इंक्रीज़ किया है। पब्लिक 37.06 से 35.81 यानी ये डिक्रीज़ हो गई। यानी सिर्फ़ फंडामेंटल और एफआईआई, डीआई डेटा ही देख के अगर हम लोग देखकर अगर इसको एनालिसिस करें तो ऑफ़ कोर्स ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है इसमें, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। एफआईआई, डीआई ने यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया है, तो उस हिसाब से तो ऑफ कोर्स ये मार्सेल्स फार्मा लेने को बाय करने को बनता है। बट अभी इसका करेक्ट प्राइस हम लोग को वेट करना है, जो कि मैंने आपको यहाँ टेक्निकल्स में बता दिया है। ध्यान रहे मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको प्राइस को वेट करने को कहा है, वो वेट करिए। या फिर आपने खुद से एनालिसिस किया है तो उसमें ठीक है, आप उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। ध्यान रहे मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है और मैं कोई सेबी एडवाइज़र भी नहीं हूँ। यहाँ पे आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है, इसको सोच-कर समझकर आपको इन्वेस्ट करना है और जिस हिसाब से अभी मार्केट का सिचुएशन है, उस हिसाब से तो और भी कहते हैं ना फूँक-फूँक कर यहाँ पे कदम रखना पड़ेगा। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो को आपको यहाँ पे डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा, रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी शेयर मार्केट में कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। ध्यान रहे किसी के टिप्स पे रिकमेंडेशन कॉल्स पे भरोसा नहीं करना है, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो या फिर किसी और का ही क्यों ना हो। ठीक है। अ, बस इतना ही था आज का मार्सेंस फार्मा, हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट उसका एनालिसिस कर लिया है एंड होप सो आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके उतना आप जो है इस वीडियो को शेयर भी करिए। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।